गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो एनाटॉमी की क्लासेस हो रही थी उस एनाटॉमी की क्लास में हमने इससे पहले वाली जो भी क्लासेस हुई थी उसमें हमने मोनोकॉट की जो रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। उसके साथ ही डाइकॉट रूट की भी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है मोनोकॉट्स की और डाइकॉट्स की, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशन होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या है, हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके के डिफरेंसेस को देखने के लिए मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, टिश्यूज हमने इसमें जो कैटेगरी बनाई है वो है टिश्यूज की, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो टॉपिक्स हैं। देन मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। अब टिश्यूज के कॉलम को अगर हम लेकर के बात करें तो सबसे पहला है कॉर्टेक्स रीजन। देखिए, रूट के केस में सबसे आउटर से अगर हम इनर चलेंगे तो क्यूटिकल मोनोकॉट में भी एब्सेंट होता है, डाइकॉट में भी एब्सेंट होता है। रूट के जो केस है उसके अंदर मोनोकॉट्स में भी उसे एपिब्लेमा कहा जाता है और डाइकॉट्स के अंदर भी उसे एपिब्लेमा ही कहते हैं। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन की, तो मोनोकॉट्स के अंदर वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है। आपको पता है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है वो किसका बना हुआ होता है, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का ही बना होता है। तो मोनोकॉट्स के केस के अंदर आपको वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स रीजन मिलेगा और ये अप्रॉक्सी 6 to 8 लेयर में प्रेजेंट होता है। यानी 6 से 8 परतें जो होगी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की वो मिल करके कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करती है। यहाँ भी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ही कॉर्टेक्स में डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है और यहाँ पर जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होंगी वो 4 to 6 लेयर में प्रेजेंट होती हैं और वो इतना डेवलप नहीं होता है। ये भी स्टोरेज का काम करता है, ये भी स्टोरेज का काम ही करता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट के केस में आपको डिफरेंस कहाँ मिलेगा? कॉर्टेक्स की जो लेयर्स है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की लेयर्स है, अरेंजमेंट है, वो 6 to 8 लेयर्स में और वेल डेवलप्ड हो तो वो मोनोकॉट रूट को बताता है। और अगर वो डेवलप्ड ना हो और केवल 4 to 6 लेयर्स ही कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की प्रेजेंट हो तो वो डाइकॉट रूट को यहाँ पर बताता है। इसके बाद आती है कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर वाली लेयर, जो कि स्टीलर पार्ट से स्टार्ट हो रही है, एंडोडर्मिस से। यहाँ पर मोनोकॉट्स के केस में जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो आगे चल करके कैस्पीरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती है वो एब्सेंट होती है। आपने देखा होगा कि मोनोकॉट्स के अंदर इस तरीके की कोई स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता। एंडोडर्मिस की लेयर से, एंडोडर्मिस के टिश्यूज से यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट होती। जबकि डाइकॉट्स केस के अंदर जो डाइकॉट रूट है उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है, कैस्पेरियन पट्टियाँ, वो क्या होती है कि जो एंडोडर्मिस की हमारी लेयर्स होती है, जो सिंगल लेयर होती है, उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं उनके अंदर डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन और सुपेरिन का, और वो रेडियली या वर्टिकल अरेंज्ड हो जाती हैं। वही आगे चल करके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती है डाइकॉट रूट के अंदर। मीन्स एंडोडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो डिपोजिशन के बाद में कुछ रेडियल और वर्टिकल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, वही सेल्स जो हैं वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाती हैं। एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरिसाइकिल की लेयर। तो पेरिसाइकिल की लेयर जो है वो मोनोकॉट्स के केस में केवल ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट में हेल्प करती है कि इस पर्टिकुलर रीजन से लेटरल रूट का डेवलपमेंट होगा, केवल इस बात को बताती है, इसमें सहायता करती है। लेकिन डाइकॉट रूट के केस में लैटरल रूट पाई जाती है। लैटरल रूट का डेवलपमेंट हमेशा किससे होता है? पेरिसाइकिल से होता है। तो लैटरल रूट प्रेजेंट होती है और साथ ही जब पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो एक्टिव होने के बाद वो डिवीजन स्टार्ट कर देती है, और जब वो डिवीजन स्टार्ट करती है तो पेरिडर्म रीजन का डेवलपमेंट करती है। और पेरिडर्म रीजन हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम को और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के डेवलपमेंट को। तो ये इन सभी का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? पेरिसाइकिल की सेल के एक्टिवेशन से। जब पेरिसाइकिल की कोशिकाएं
सक्रिय होती हैं तो सक्रिय होने के बाद में ये पार्श्वीय मूलों का निर्माण करती हैं और साथ ही कॉर्क कैम्बियम और इंटरवेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। इंटरवेसिकुलर कैम्बियम का मतलब है कि जो वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा, और कॉर्क कैम्बियम का मतलब है कि कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्क का फॉर्मेशन होना। इसके बाद आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। स्टीलर पार्ट ही चल रहा है। मोनोकॉट्स के केस में आपको 7, 8 और मोर प्रेजेंट होते हैं, 8 तक ये पाए जाते हैं, 8 और 8 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर इनका नंबर जो होता है 2 से 6 होता है। हमने जो साइसर एरिटिनम की रूट आपको बताई थी डाइकॉट में, उसमें हमने 4 वेस्कुलर बंडल्स का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। इसके बाद पिथ मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड होती है और डाइकॉट्स के अंदर रेयर प्रेजेंट होती है, या तो एब्सेंट होती है या पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है लेकिन डाइकॉट्स के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो अभी तक इंटरनल स्ट्रक्चर रूट की चल रही थी, जिसमें हमने डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी कर लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो ये तो था प्राइमरी जो ग्रोथ होती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर तो हमने बात कर ली कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किससे होगी? देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइमरी ग्रोथ के लिए। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? जब कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के पहले प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसी की कुछ सेल्स जो है वो कंटिन्यू पहले डिवाइड करती रहती हैं, कंटिन्यू डिवीजन करके पूरी प्राइमरी ग्रोथ कर देती हैं, और उसके बाद जब कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू, तो कैम्बियम के डेवलपमेंट से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स में देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम, अभी मैंने बताया कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी ग्रोथ करता है। और ये भी याद रखिएगा, जब भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है तब हमेशा प्लांट की लंबाई बढ़ती है। उसकी केवल लंबाई होगा कि पौधा जो है वो कितना लंबा होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की हेल्प से केवल प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है, और अगर उसमें थिकनेस चाहिए, उसका स्टेम विड्थ, उसमें चौड़ाई चाहिए, और उसमें थिकनेस होने के लिए कैम्बियम की जो है फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और कैम्बियम जब फॉर्म होता है तो हमेशा प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तने का साइज आपको मोटा दिखाई देगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो डेवलपमेंट होता है वो 2 रीज़न पर हो सकता है। एक तो होता है कि वहाँ पर जब कैम्बियम बन रहा है तो वो फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट हो, और दूसरा कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट हो। पहले हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम से जो है हमारा प्राइमरी जो ग्रोथ है प्लांट की वो हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल डिवाइड होगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल डिवाइड होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेगी? कैम्बियम का। और जब कैम्बियम रिंग बनती है तो वो रिंग 2 रीजन पर बनती है। एक तो स्टीलर पार्ट के अंदर, जो स्टील वाला पार्ट है, मतलब एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ वाले रीजन के अंदर, वहां पर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा आउटर मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कहाँ पर होगा? जैसे एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस के लेयर के जस्ट बाद में, यानी कॉर्टेक्स रीजन, उस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। तो वो कॉर्क कैम्बियम है वो पेरिडर्म का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम के डेवलपमेंट है, मतलब ये स्टीलर पार्ट है। इसके ऊपर वाला जो रीजन होगा वो हमारे कॉर्क कैम्बियम के डेवलपमेंट को बताएगा। तो देखिए, ये स्टीलर पार्ट मतलब सबसे बाहर की तरफ ये हो गई है हमारी एंडोडर्मिस की लेयर। तो ये तो हो गई हमारे एंडोडर्मिस की लेयर। एंडोडर्मिस के अंदर जस्ट सिंगल लेयर किसकी होती है? पेरिसाइकिल की। तो पेरिसाइकिल की लेयर हो गई। देन प्राइमरी फ्लोएम। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं जैसे वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? वेस्कुलर कैम्बियम की कर रहे हैं। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर 2 रीजन पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम, क्योंकि ये पोजीशन पित्त की है, ये आउटर पोजीशन है। तो ये हो गया जाइलम की पोजीशन, और ये हो गई है हमारे फ्लोएम की पोजीशन। जाइलम और फ्लोएम अगर प्रेजेंट होता है तो हमारे क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। अब
हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी हेल्प से होती है? कैम्बियम की हेल्प से। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है? एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैम्बियम रिंग जो होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। अब ये जो कैम्बियम है ये क्या करेगा? फ्लोएम वाले रीजन पर भी आगे डिवीजन कर देगा और ये जाइलम में भी डिवीजन करेगा। तो कैम्बियम के फॉर्मेशन से पहले जो जाइलम बना था उस जाइलम को हमने कहा प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा प्राइमरी जाइलम जो है वो इस तरफ पित्त की डायरेक्शन पर प्रेजेंट होगा। देन ये जो जाइलम बनेगा ये कौन सा बनेगा? कैम्बियम के पास सेकेंडरी जाइलम। इसी के साथ ही जैसे ये कैम्बियम है इसके ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ जो फ्लोएम बनेगा वो कौन सा फ्लोएम होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा। और ये जो ऊपर की तरफ फ्लोएम चला जाएगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी फ्लोएम। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम और देन प्राइमरी जाइलम। ये पोजीशन हमको देखने को मिलती है स्टीलर सिस्टम में, जो वैस्कुलर बंडल है उनके अंदर। अब इसी डायग्राम को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये है हमारी एंडोडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर। एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर किसकी है? पेरिसाइकिल। अब सबसे ऊपर क्या आ रहा है? प्राइमरी फ्लोएम। तो ये आ गया है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। देन वेवी कैम्बियम रिंग। वेवी कैम्बियम रिंग है, इसका मतलब है कि कैम्बियम का डेवलपमेंट हुआ है और सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। तो वेवी कैम्बियम के जस्ट बाद वाली होगी हमारा सेकेंडरी फ्लोएम वाला पार्ट। या हम ये कह सकते हैं कि जो रिंग बन रही है, जैसे ये फ्लोएम का है और ये जाइलम का पार्ट है, तो इस जगह पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम के तो ऊपर की तरफ और फ्लोएम के नीचे की तरफ कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। जाइलम के ऊपर कैम्बियम रिंग है, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम रिंग है। तो ये जो पेवी कैम्बियम बनेगा तो प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके तो नीचे, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन आपको दिख रही है। तो ये है फ्लोएम के तो नीचे और ये वाली रिंग्स जो बनी हुई हैं ये हमारे जाइलम की है। तो ये जाइलम के ऊपर, तो देखिए ये यहाँ से इसको कवर करते हुए देन फ्लोएम के नीचे की तरफ, देन जाइलम के ऊपर की तरफ, देन फ्लोएम के नीचे की तरफ। इस तरीके से ये वेवी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जैसे देखिए ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम, हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उससे क्या होगा? प्लांट की लंबाई बढ़ती है और अगर उसके में थिकनेस आती है तो वो हमेशा किसके कारण आती है? सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और ये कैम्बियम दो जगह बनता है। एक तो बनेगा वेस्कुलर बंडल के अंदर जिसे हम कहेंगे फेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा बनता है कॉर्क कैम्बियम जो हमारे कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो हमेशा, अभी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो प्लांट में थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी मोटाई के लिए। तो हमेशा फ्लोएम के नीचे, कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम के जस्ट नीचे की तरफ और जाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फ्लोएम के नीचे की तरफ और जाइलम के ऊपर की तरफ कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। एक वेवी कैम्बियम रिंग बनती है और ये कैम्बियम रिंग जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम बात कर रहे हैं, अभी इससे पहले वाले क्लास में देखा था हमने कि वेस्कुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम की। जब कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है तो ये दो रीजन के में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसी के अंदर कॉर्क कैम्बियम की रिंग बनेगी। तो ये बाहर की तरफ तो कॉर्क का फॉर्मेशन करती है और अंदर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करती है। इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है, तो एपिडर्मा या एपिडर्मल टिश्यू या एपिब्लेमा जिसे हम कहते हैं, वो एपिब्लेमा तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद क्या होगा? जो कॉर्टेक्स रीजन होगी उस कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स क्या करेंगी? कुछ थिकनिंग अपने ऊपर कर लेती हैं और किसका फॉर्मेशन करती है? एक्सोडर्मिस का। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सोडर्मिस की लेयर।
तो एक्सोडर्मिस की लेयर्स के बाहर की तरफ ही कुछ लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स एयर एक्सचेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ वाटर वेपर्स को भी लॉस करते हैं। वातरंध्र इन्हें बोला जाता है। तो वात जो है हवा के लिए, तो गैसेस एक्सचेंजिंग के लिए मेन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंटिकल्स। आउटर रीजन जो है, अभी मैंने बताया कि कॉर्क कैम्बियम का जब डेवलपमेंट होता है तो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। तो बाहर वाला जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे कॉर्क। ठीक है, इसके बाद कॉर्क कैम्बियम रिंग, ये हमेशा आपको इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ही दिखाई देगी, सिंगल सिंगल रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई हमारे कॉर्क कैम्बियम की। और इसके अंदर वाला कॉर्टेक्स रीजन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए, ये जो कॉर्क कैम्बियम बनता है ये सारा पैरेनकाइमेटस होता है। पैरेनकाइमेटस है, इसका मतलब लिविंग सेल से। लिविंग सेल से इट मीन्स ये कंटिन्यू डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके क्या करेगी, ये प्रेशर बढ़ाती रहेगी, और प्रेशर बढ़ाने से बाहर की तरफ तो कॉर्क। अब कॉर्क जो है ये हमेशा डेड सेल्स का बना होता है, क्योंकि इस पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो ये हमारा कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ हम जो है वो डेड पार्ट है, डेड सेल्स का, जिसमें लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन है। देन कॉर्क कैम्बियम की सेल जो कि पूरी पैरेनकाइमेटस है, और इसके साथ ये डिवीजन करके बाहर की तरफ तो कॉर्क बनाती रहेगी, और अंदर की तरफ सारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद में अगर हम अंदर की तरफ चले, बाहर से अंदर की तरफ, अगर ये डायग्राम हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। अब देखिए, ये स्टीलर पार्ट जो हम कल बात कर रहे थे वो वाला रीजन है, ये वाला रीजन है ना। तो ये पेरिसाइकिल की लेयर है। अब पेरिसाइकिल की लेयर क्या होती है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं। ये पैरेनकाइमेटस टिश्यूज जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है, यानी जब कैम्बियम का डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये पेरी जो साइकिल की लेयर्स हैं, इन पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जाइलम अभी तक प्राइमरी जाइलम था, अभी वो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से फ्लोएम भी प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट हो गया, और जो रिंग है वेस्कुलर कैम्बियम उसका फॉर्मेशन हो गया। तो अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ने से, सेल का मास बढ़ने से बाहर पेरिसाइकिल पर प्रेशर पड़ता चला जाता है। जब इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये पेरिसाइकिल की जो लेयर्स है ये एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होकर के क्या करेगी, ये डिवीजन स्टार्ट कर देगी, और ये पेरिसाइकिल की लेयर जब डिवीजन करेगी तो पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, एंडोडर्मिस की लेयर। उस एंडोडर्मिस की लेयर तक ये प्रेशर डालेगी, एक्टिव होकर के डिवीजन करेगी, डिवीजन करने के बाद प्रेशर किस पर डालेगी, एंडोडर्मिस पर। तब एंडोडर्मिस की जो लेयर होगी, ठीक है, वो एंडोडर्मिस की लेयर्स की सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, और वो ही लेयर्स जो है आगे चल करके इस तरीके की मेडुलरी रेज और कैस्पियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो सेकेंडरी फ्लोएम है जो कि कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बना है, तो ये मेडुलरी रेज के बीच बीच में इस तरीके की स्ट्रक्चर, मतलब यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, इस तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम का अरेंजमेंट हो जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम के जस्ट अंदर वाला जो रीजन होगा वो सेकेंडरी फ्लोएम, देन हमारा सेकेंडरी जाइलम। तो ये है हमारे वेस्कुलर जो कैम्बियम की रिंग बन चुकी है, वो वाली रिंग, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन आ गई है, ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम की पोजीशन है जो कि सेंटर पोजीशन पर आएगा, और फिर सबसे अंदर की तरफ हमारा प्राइमरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। तो ये पोजीशन जो है हमारे सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम की है। ये जो रिंग्स बन रही हैं, ये जो रिंग्स है, ये हमारे कैम्बियम की रिंग है। वेस्कुलर जो हमारा कैम्बियम है उसका रिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब पेरिसाइकिल की सेल एक्टिव होती है, तो ये पेरिसाइकिल की सेल एक्टिव होकर के एक डिवीजन स्टार्ट करेगी। डिवीजन करने के बाद ये एंडोडर्मिस पर प्रेशर डालेगी। एंडोडर्मिस पर प्रेशर होने के कारण मेड्यूलरी रेज और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है, और ये मिलकर के किसका डेवलपमेंट करते हैं, फिर कॉर्टेक्स रीजन पर। अब कॉर्टेक्स के अंदर ऑलरेडी कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रेशर यहाँ तक चलता है। अब इस केस में पेरिसाइकिल से क्या होगा, एक नई लेयर का डेवलपमेंट होगा उस पर प्रेशर होने से, और उसे हम कहेंगे पेरिडर्म। और पेरिडर्म एक्चुअल में क्या होता है, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म का कॉम्बिनेशन, यानी कुल मिलाकर के कॉर्क,
कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों मिल करके पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम या वेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम। पेरिसाइकिल की लेयर जो है वो डिवीजन करके पेरिडर्म का फॉर्मेशन करती है। और पेरिडर्म क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यानी फैलम, फैलोजन भी कहते हैं और फैलोडर्म भी कहते हैं। तो ये तीनों रीजन मिल करके हमारे कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद में तो ये वाला सारा इंटरनल पार्ट जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के हैं। वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ से डेवलप हुआ है, तो सबसे बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, देन हमारा प्राइमरी फ्लोएम और पिथ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, देन हमारा प्राइमरी जाइलम, और ये सारा सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से रूट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर अगर हम सबके वर्क देखें तो लेंटिकल्स जो होती है वो गैस एक्सचेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रूट के अंदर वायु का आवागमन किस तरीके से होगा उसके लिए लेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। एपिब्लेमा जो होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और उसके साथ कॉर्टेक्स की लेयर जो होती है वो लिग्निन और आउटर लेयर वो लिग्निन सुबेरिन के डिपोजिशन से एक्सोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। देन इसके बाद वाली लेयर जो है वो कॉर्क या फैलम कहलाती है। कॉर्क फैलम के जस्ट अंदर वाली लेयर जो है वो कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन का होता है। फैलोजन की सेल्स जो होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। पैरेन्काइमेटस है, इट मीन्स ये कंटिन्यू डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके बाहर की तरफ तो कॉर्क का डेवलपमेंट करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। जो कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसे हम फैलोडर्म भी कहते हैं। तो ये फैलम, फैलोडर्म और फैलोजन, ये तीनों लेयर्स आपस में मिल करके पेरिडर्म रीजन का फॉर्मेशन करती है। ये पेरिडर्म कहलाती है। और इस पेरिडर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ? जो हमारी पेरिसाइकिल की लेयर है उस पेरिसाइकिल की लेयर से इस पेरिडर्म का डेवलपमेंट होता है। देन ये हमारी सिंगल लेयर अगर प्रेजेंट रही है, सेपरेशन के लिए लाइन बनाई हुई, ये अलग से कोई टिश्यूज का लेयर नहीं है, ये सिर्फ सेपरेशन टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो एंडोडर्मिस जो है वो या तो मेडुलरी रेज और कैस्पियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती है या फिर वो डैमेज हो जाती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। और आपको पता है कि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर उस केस में या तो एंडोडर्मिस चली जाती है, डैमेज हो जाती है, और या फिर वो सिंगल लेयर में रेयर में प्रेजेंट होती है, रेयर केसेस के अंदर। तो बीच बीच वाली सेल्स जो होती हैं वो मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती है और इन दो मेडुलरी रेज के बीच में सेकेंडरी फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। ये सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर सभी जगह प्रेजेंट होगा। देन सेकेंडरी फ्लोएम के बाद में हमारा सेकेंडरी जाइलम के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। देन हमारा प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम की पोजीशन होती है। इस तरीके से ये सेंटर रीजन जो होगा वो पित्त का प्रेजेंट होगा। ये सारा पैरेन्काइमेटस जो होगा ये प्राइमरी फ्लोएम पार्ट ही होगा। अब ये जो है मेडुलरी रेज, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेडुलरी रेज का मेन फंक्शन है कि ये फूड सप्लाई के लिए हेल्प करती है। यानी फूड मटेरियल जो भी होता है जो कि हमारे रूट पार्ट से वाटर और मिनरल के एब्जॉर्ब करने के बाद में बनता है या फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जाइलम और फ्लोएम में कंडक्शन के थ्रू मिलता है, वो सारा मेडुलरी रेज में ये सप्लाई में रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सारा वेस्कुलर सिस्टम से होता हुआ फूड का सप्लाई इधर से उधर हो सके। यहाँ पर ये फूड मटेरियल की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये है हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ है रूट्स के केस में, वहाँ पर कॉर्क कैम्बियम की सेल्स के एक्टिवेशन से किस तरीके से उस सेल का अरेंजमेंट होता है और वो सेलुलरली किस तरीके से अरेंज होगी, वो ये पोजीशन है। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।